हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका उत्तराखंड एजुकेशन यूनिवर्स यूट्यूब चैनल पे। तो दोस्तों, इससे पहले हमने प्राचीन भारत का इतिहास से संबंधित एक वीडियो अपने यूट्यूब चैनल पे अपलोडेड किया हुआ है, जिसमें हमने प्रागैतिहासिक काल, आद्य ऐतिहासिक काल और ऐतिहासिक काल से संबंधित सभी चीज़ों के बारे में बताया। साथ ही हमने प्रागैतिहासिक कालीन पाषाण काल और ताम्र पाषाण काल से संबंधित जितने भी इम्पोर्टेंट नोट्स थे, हमने वो सभी नोट्स डिस्कस किए हुए हैं। उसमें जितने भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन बनते थे, हमने सभी महत्वपूर्ण क्वेश्चनों के बारे में भी डिस्कस किया। यदि अगर आप लोगों ने वो वीडियो नहीं देखा है तो आप लोग हमारे यूट्यूब चैनल पे जाके हिस्ट्री की अलग से एक प्लेलिस्ट बनी हुई है, उस पे जाके उसको चेक कर सकते हैं। यदि अगर आप पहले उस वीडियो को देखेंगे, उसके बाद जाके आप सिंधु घाटी सभ्यता या फिर हड़प्पा सभ्यता को देखेंगे, तो आपके क्लासेज अच्छे से समझ में आएंगी। तो दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है सिंधु घाटी सभ्यता या फिर इसको हड़प्पा सभ्यता। तो दोस्तों, सिंधु घाटी सभ्यता सिंधु नदी के तट पर मिली, इसलिए इसे सिंधु घाटी सभ्यता कहते हैं। कहने का मतलब ये है, जो सिंधु घाटी सभ्यता थी वो सिंधु नदी के तट पर मिलने के कारण इसको सिंधु घाटी सभ्यता नाम दिया गया। और इसकी सबसे पहली जानकारी हड़प्पा की खुदाई से हुई, इसलिए इसे हड़प्पा सभ्यता भी कहा जाता है। कहने का मतलब ये है कि सिंधु घाटी सभ्यता को ही हमारा हड़प्पा सभ्यता के नाम से भी जाना जाता है। हड़प्पा सभ्यता के नाम से इसलिए जाना जाता है क्योंकि जो हमारी सिंधु घाटी सभ्यता थी, उसमें सबसे पहले जो हड़प्पा सभ्यता, जो हड़प्पा नामक एक शहर था, हड़प्पा नामक शहर की सबसे पहले खुदाई करने के कारण इसका नाम हड़प्पा सभ्यता भी देखने को मिलता है। अगर बात करें सिंधु घाटी सभ्यता का विकास के बारे में, तो दोस्तों 2500 ईसा पूर्वी से लेकर 1750 ईस्वी पूर्व तक इसका कार्यकाल माना जाता है। अगर बात करें दोस्तों सिंधु घाटी सभ्यता के इस विकास काल की, तो दोस्तों ये हमारा जो 2500 ईसा पूर्वी से लेकर 1750 ईस्वी पूर्व तक है, ये हमारे एनसीईआरटी के माध्यम से मैं आपको बता रहा हूँ। बहुत से किताबों में लगभग 2400 से 1700 के बीच में भी इसको माना जाता है, लेकिन अधिकतर जो साक्ष्य मिलते हैं वो एनसीईआरटी के माध्यम से 2500 ईसा पूर्वी से लेके 1750 ईस्वी पूर्व तक देखने को मिलते हैं। अगर बात करें, सिंधु घाटी सभ्यता विश्व की सबसे पहली शहरी सभ्यता थी। चार्ल्स मैसन ने सर्वप्रथम 1826 में इसकी जानकारी दी। अब कहने का मतलब ये है दोस्तों, जो सिंधु घाटी सभ्यता थी वो विश्व की सबसे पहले शहरी सभ्यता थी। कहने का मतलब ये है कि जो हमारे चार्ल्स मैसन थे, इनने जब उस समय जब ब्रिटिश शासन भारत के अंतर्गत चल रहा था, तो उस समय जो सिंधु घाटी वाला क्षेत्र था या फिर हड़प्पा वाला जो क्षेत्र था, वहाँ से लोग जब अपना घरों का निर्माण कर रहे थे, तो वहाँ से पक्की ईंटों की दीवारों की जो चिनाइयाँ थी वो देखने को मिल रही थी। और साथ ही वहाँ पर कोई एक पहले बसी हुई शहरी सभ्यता के साथ देखने को मिल रहे थे। लेकिन उस समय अंग्रेजों के पास इतनी फुर्सत नहीं थी कि वो भारत में इन चीज़ों को इतने आगे तक देख पाएँ, तो उन्होंने इस चीज़ पर ज़्यादा ध्यान नहीं दिया। लेकिन सबसे पहले अगर बात करेंगे इसकी जानकारी के बारे में, तो चार्ल्स मैसन के द्वारा 1826 में जानकारी दी गई थी। वहीं अगर बात करें दोस्तों, 1921 में तत्कालीन भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग के जो महानिदेशक थे सर जॉन मार्शल, इनके जब इनका शासनकाल चल रहा था, जब इनके समय चल रहा था, जब ये पुरातात्विक विभाग सर्वेक्षण के जब महानिदेशक थे, तो उस समय जो हमारे राय बहादुर दयाराम साहनी थे, इनके द्वारा हड़प्पा सभ्यता की खोज करी जाती है। यानी कि हड़प्पा जो शहर था, हड़प्पा शहर की खोज दयाराम साहनी के द्वारा 1921 में करी जाती है। यदि अगर क्वेश्चन दो तरीके से पूछे जाते हैं दोस्तों, इससे पहले आप लोग ध्यान दीजिएगा कि 1921 में जिस समय हड़प्पा सभ्यता की खोज हुई, उस समय भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग के महानिदेशक कौन थे? तो दोस्तों उस समय इसका आंसर सर जॉन मार्शल हो जाएगा। यदि अगर क्वेश्चन पूछा जाएगा कि भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग के महानिदेशक सर जॉन मार्शल के समय हड़प्पा की खोज किसके द्वारा करी गई, तो दोस्तों उस समय दयाराम साहनी इसका सही आंसर होगा। अगर बात करें सिंधु सभ्यता के विस्तार के बारे में, तो दोस्तों जो सिंधु घाटी सभ्यता थी, अगर इसका विस्तार देखें तो भारत में अगर उत्तरी सीमा देखें तो मांडा जम्मू कश्मीर में इसका उत्तरी सीमा थी, और दक्षिणी सीमा की बात करेंगे तो दैमाबाद महाराष्ट्र में इसकी दक्षिणी सीमा थी। अगर पश्चिमी सीमा की बात करें तो सुतका गैंडोर बलूचिस्तान पाकिस्तान वर्तमान में इसकी पश्चिमी सीमा थी। अगर पूर्वी सीमा की बात करें तो आलमगीर उत्तर प्रदेश में इसकी पूर्वी सीमा स्थित थी। फिर बात करेंगे सिंधु घाटी सभ्यता का जो आकार था वो त्रिभुजाकार था, यानी कि हमने जो उत्तरी से लेके दक्षिण तथा पश्चिमी से पूर्वी तक की जो सीमा देखी, वो सभी सीमाओं को यदि अगर मिलाया जाए तो इसका त्रिभुजाकार एक आकार देखने को मिलता है। अब अगर फिर बात करें जो सिंधु घाटी सभ्यता
में अगर सामाजिक जीवन किस तरीके का था, यानी कि किस प्रकार से सामाजिक जीवन उस समय पर्यापन किया जा रहा था, उन चीज़ों के बारे में। तो दोस्तों जो सिंधु घाटी सभ्यता थी, इसमें हमें जो समाज का स्वरूप था वो मातृ सत्तात्मक रूप का देखने को मिलता था। कहने का मतलब ये है कि जो सिंधु घाटी सभ्यता थी उस समय मातृ देवी की पूजा करी जाती थी, और यदि मातृ देवी की पूजा करी जाती थी, और मातृ देवी कौन थी इस चीज़ का तो पता नहीं चला, लेकिन मातृ देवी की पूजा करने के कारण ही जो ये शासन था, जो ये समाज था, इसको मातृ सत्तात्मक समाज कहा गया। फिर बात करेंगे सिंधु घाटी सभ्यता का जो समाज था वो कितने वर्गों में यदि अगर बटा था, तो दोस्तों जो सिंधु घाटी सभ्यता का समाज था ये 4 वर्गों में बटा हुआ था। अगर बात करेंगे तो इसमें विद्वान वर्ग भी था, योद्धा वर्ग भी था, व्यापारी एवं शिल्पी व श्रमिक वर्ग भी था। ये क्वेश्चन इससे पहले पूछा भी गया है कि सिंधु घाटी सभ्यता का जो समाज है वो कितने वर्गों में बटा हुआ है, तो ये चारों ही ऑप्शन वहाँ पर देखने को मिलते हैं। फिर देखिए, अगर भोजन की बात करें तो दोस्तों सिंधु घाटी सभ्यता के जो लोग थे वो शाकाहारी भी थे और मांसाहारी, यानी कि दोनों प्रकार के भोजन वो लोग वहाँ पर किया करते थे। अगर समाधान प्रणाली की बात करें सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित, तो दोस्तों सिंधु घाटी सभ्यता के लोग अपने मृतकों को 3 प्रकार का अंतिम संस्कार किया करते थे। अगर बात करें सबसे पहले अगर पूर्ण समाधान की, तो दोस्तों मृतकों को कब्र में दफनाने की परंपरा को पूर्ण समाधान के रूप में जाना जाता था। वहीं अगर बात करेंगे आंशिक समाधान की, तो दोस्तों मृतक के शरीर को जंगल में रख देना, जब पशु व पक्षी उसके मांस को खा लेते थे तो उसकी हड्डियों को दफना दिया जाता था, और इस प्रक्रिया को आंशिक समाधान कहा जाता था। फिर अगर वहीं बात करेंगे दाह संस्कार की, तो दोस्तों मृतकों को जो जलाने की जो परंपरा थी उसी को हमारा दाह संस्कार के रूप में जाना जाता था। अगर बात करें नगर नियोजन की, मैंने आपको कहा था जो हमारी सिंधु घाटी सभ्यता थी ये हमारी नगरीय सभ्यता थी, यानी कि ये शहर में होने वाली जो सभ्यता थी उससे रिलेटेड थी, यानी कि शहरी सभ्यता के नाम से भी इसको जाना जाता है, यानी कि नगरीय सभ्यता इसको कहा जाता है। सिंधु घाटी सभ्यता के नगर विश्व के प्राचीनतम सुनियोजित नगर हैं, यानी कि जो सिंधु घाटी सभ्यता के जो नगर थे वो विश्व के सबसे प्राचीन सुनियोजित नगरों के रूप में भी इसको जाना जाता है। और हड़प्पा और मोहनजोदड़ो में मकानों के निर्माण में सामान्यतः पक्की ईंटों का प्रयोग भी देखने को मिलता है। सिंधु सभ्यता में जो मकान के दरवाजे होते थे वह मुख्य सड़क की ओर न खुलकर पीछे की ओर गलियों में खुलते थे। फिर अगर बात करें सिंधु सभ्यता में सर्वाधिक चौड़ी सड़क मोहनजोदाड़ो से प्राप्त हुई, जिसकी चौड़ाई लगभग 10 मीटर थी। सामान्यतः मकानों में 4-5 कमरे बनाए जाते थे। मकान में आंगन, रसोई घर, स्नानागार, कुएं तथा कुछ बड़े घरों में शौचालय भी देखने को मिलते थे। अगर बात करें तो ढकी हुई नालियां भी देखने को मिलती थी। तो दोस्तों जिस समय की ये बात करी जा रही है तो कहीं ना कहीं ये एक नगरीय सभ्यता के ही उदाहरण है, क्योंकि जो नालियाँ थी वो भी ढकी मिलती थी, और जहाँ पर शौचालय देखने को मिले, स्नानागार देखने को मिले, कुएं, रसोई घर जहाँ पर देखने को मिल रहे हैं, तो इन्हीं साक्ष्यों के कारण इसको नगरीय सभ्यता कहा जाने का एक प्रमाण ये भी देखने को मिलता है। वहीं अगर बात करें सिंधु घाटी सभ्यता के प्रमुख स्थलों के बारे में, तो सबसे पहले बात करेंगे हड़प्पा सभ्यता के बारे में, यानी कि जो हमारा हड़प्पा एक शहर था, हड़प्पा शहर की अगर बात करेंगे खुदाई की, तो दोस्तों 1921 में करी जाती है, और खुदाई इसकी दयाराम साहनी ने 1921 में करी, और यह रावी नदी के तट पर स्थित है। यानी कि वर्तमान ये जो हमारा हड़प्पा नामक शहर है ये पाकिस्तान में स्थित है। यहाँ से निम्नलिखित वस्तुएं मिली थी। तो दोस्तों देखते हैं कि जो हड़प्पा हमारा शहर था, हड़प्पा शहर से कौन कौन सी वस्तुएं हमें देखने को मिली। तो सबसे पहले तो हमें श्रमिक आवास देखने को मिला, अन्नागार देखने को मिला, और लकड़ी का ताबूत, यानी कि जिसमें जो मृतक शरीर है उसको रखा जाता है, वो लकड़ी के ताबूत भी हमें हड़प्पा से देखने को मिले। और RS-37 कब्रिस्तान देखने को मिलता है, यानी कि RS-37 का मतलब ये है कि दोस्तों जो कब्रिस्तान थे वहाँ पर 37 कब्रिस्तान देखने को मिले, जिन्हें RS-37 कब्रिस्तान का नाम भी दिया गया। फिर बात करेंगे दूसरे शहर मोहनजोदाड़ो की। तो दोस्तों मोहनजोदाड़ो की खोज 1922 ईस्वी में करी जाती है। इसकी जो खुदाई है वो 1922 ईस्वी में करी जाती है, और मोहनजोदाड़ो सभ्यता का उत्खनन 1922 में राखल दास बनर्जी के द्वारा करी जाती है। जो हमारा मोहनजोदाड़ो है दोस्तों वो वर्तमान में यह सिंधु नदी के तट पर पाकिस्तान के सिंध प्रांत के लारकाना जिले में स्थित है। बात करें वहीं अगर मोहनजोदाड़ो का अर्थ के बारे में, तो दोस्तों मोहनजोदाड़ो का अर्थ होता है मृतकों का टीला। यहाँ से निम्नलिखित वस्तुएं मिली। अब देखिए दोस्तों जो मोहनजोदाड़ो शहर था यहाँ से हमारे कौन कौन सी वस्तुएं मिली और कौन कौन से वस्तुओं के साक्ष्य मिले हैं उनके बारे में बात करेंगे। तो दोस्तों सबसे पहले तो यहाँ पुरोहित जो आवास था वो देखने को मिला, अन्नागार देखने को मिला, यानी कि सबसे
जो विशाल अन्नागार है वो कहाँ से देखने को यदि मिलता है, तो दोस्तों ये हमारे मोहनजोदाड़ो से देखने को मिलता है। हालांकि हड़प्पा से भी हमारे अन्नागार देखने को मिले, लेकिन जो विशाल रूप के जो अन्नागार थे वो हमारे मोहनजोदाड़ो से देखने को मिलते हैं। ये क्वेश्चन इससे पहले भी एसएससी या फिर अन्य एग्जाम में देखने को मिलता है। और विशाल स्नानागार हमें मोहनजोदाड़ो से देखने को मिलते हैं। घर में कुआं भी देखने को मिलता है। आदिशिव की मूर्ति भी हमें मोहनजोदाड़ो से देखने को मिलती है। और कांसे से बने नर्तकी की मूर्ति और सबसे चौड़ी सड़क भी हमें मोहनजोदाड़ो से देखने को मिलती है। मैंने इससे पहले आपको जो ये चौड़ी सड़क थी इसके बारे में बताया भी था। ये लगभग 10 मीटर चौड़ी थी, जो हमें मोहनजोदाड़ो से देखने को मिलती है। फिर बात करेंगे चून्होदड़ो की, तो दोस्तों इसकी खुदाई गोपाल मजुमदार ने की और वर्तमान में यह सिंधु नदी के तट पर पाकिस्तान में स्थित है। यह एकमात्र ऐसा शहर है जो दुर्ग रहित है। अब दोस्तों दुर्ग रहित कहने का मतलब ये है, यदि अगर यहाँ पर अगर कोई ऐसे ये अगर कोई बस्ती बैठी हुई है, यानी कोई बस्ती यहाँ पर निवास करती है, तो इसके चारों ओर से इस तरीके से यहाँ पर बाउंड्री होती थी। यानी कि ये इस तरीके से यहाँ पर बाउंड्री होती थी। और इसी को अगर यदि ये बाउंड्री वहाँ पर नहीं देखी गई, इसीलिए उसको दुर्ग रहित कहा गया। और अगर बात करेंगे दोस्तों, जो हमारा चून्होदड़ो था उसको एक औद्योगिक नगर की संज्ञा भी दी गई है। यहाँ से निम्नलिखित वस्तुएं मिली थी। अगर बात करेंगे चून्होदड़ो से, तो दोस्तों यहाँ पर लिपस्टिक हमें देखने को मिला। यहाँ से सीसा के साक्ष्य यहाँ से मिले। मनके की गुड़िया और कुत्ते और बिल्लियों के पैरों के निशान भी हमें चून्होदड़ो से देखने को मिलते हैं। फिर वहीं बात करेंगे रोपड़ की, तो दोस्तों इसकी खुदाई यज्ञदत्त शर्मा ने की और यह वर्तमान में पंजाब में सतलज नदी के किनारे पर स्थित है। यहाँ से अगर निम्नलिखित जो वस्तुएं हैं, अगर जो मिली वहाँ से जो साक्ष्य मिले, अगर उनके बारे में बात करें, तो यहाँ पर मानव के साथ कुत्ते को दफनाए जाने का प्रमाण मिलता है। दोस्तों जब मैंने आपको नवपाषाण काल बताया था, तो नवपाषाण काल में जो हमारा कश्मीर में बुर्ज होम था, वहाँ पर मानव के साथ कुत्ते को भी दफनाए जाने के साक्ष्य देखने को मिले थे। मैंने बताया था आपको, सेम वही चीज़ यहाँ पर भी हो रही है। अगर बात करेंगे हम रोपड़ की, तो दोस्तों रोपड़ में भी हमारे मानव के साथ कुत्ते को दफनाए जाने के प्रमाण देखने को मिले हुए हैं। फिर अगर बात करें अगले स्थल कालीबंगा की, तो दोस्तों इसकी खुदाई बीके थापड़ तथा बीबी लाल ने की। वर्तमान में यह राजस्थान के घग्गर नदी के किनारे पर स्थित है। कालीबंगा का अर्थ होता है काली मनके की चूड़ियाँ, यानी कि अगर बात करें कालीबंगा का अर्थ, तो काले मिट्टी की चूड़ियाँ। कालीबंगा का अर्थ होता है काली मिट्टी की चूड़ियाँ। और यहाँ से निम्नलिखित वस्तुएं मिली हुई हैं। अगर बात करें तो हल से जुते हुए खेत के जो साक्ष्य हैं वो सबसे पहले हमें कालीबंगन से ही देखने को मिले। अलंकृत ईंट हमें कालीबंगन से देखने को मिले। हवन कुंड और जो चूड़ी हैं उसके साक्ष्य भी हमें कालीबंगन से देखने को मिले थे। मैंने आप लोगों को बताया था कालीबंगन का जो अर्थ है, या फिर कालीबंगा का जो अर्थ है, वो हमारा काली मिट्टी की चूड़ी से संबंधित है। फिर बात करेंगे धौलावीरा की, तो दोस्तों इसकी खुदाई रविंद्र सिंह बिष्ट ने की थी। यहाँ से जो वस्तुएं मिली थी, अगर बात करें तो यहाँ पर स्टेडियम के साक्ष्य भी देखने को मिलते हैं। फिर बात करेंगे हम सुरकोता की, तो दोस्तों यहाँ पर उत्खनन जगपति जोशी ने करवाया। वर्तमान में ये गुजरात में स्थित है। तो दोस्तों जो हमारा सुरकोटदा था, ये अभी हमारा गुजरात जो राज्य है वहाँ पर स्थित है। अगर इसके उत्खनन की बात करेंगे तो जगपति जोशी ने इसका उत्खनन करवाया था। अगर बात करेंगे सुरकोटदा से मिले निम्नलिखित जो वस्तुएं हैं उनके बारे में, तो दोस्तों घोड़े की जो हड्डियाँ हैं वो हमें सुरकोटदा से मिले हुए थे। फिर बात करेंगे लोथल शहर की, तो दोस्तों लोथल सभ्यता का उत्खनन एस.आर. राव ने भोगवा नदी के किनारे अहमदाबाद गुजरात में करवाया था। यानी कि जो लोथल शहर था हमारा, ये गुजरात में जो अहमदाबाद नामक शहर है वहाँ पर देखने को मिला, जो भोगवा नदी के किनारे पर स्थित था। यहाँ से निम्नलिखित वस्तुएं मिली हैं। यहाँ से सिंधु सभ्यता का बंदरगाह मिला है और यहाँ से घर के दरवाजे सड़कों की ओर देखने को मिलते हैं। कहने का मतलब ये है, जो सिंधु घाटी सभ्यता थी या फिर जो हड़प्पा सभ्यता थी, उसमें आप लोगों ने देखा होगा जो घर के दरवाजे थे वो घर के मुख की ओर न खुलकर वो गलियों की ओर खुल रहे थे। अगर बात करें जो हमारी लोथल नामक जो शहर था, लोथल में जो घर के दरवाजे थे वो मुख्य सड़क की ओर यहाँ पर खुलने को देखने को मिले हुए थे। अब बात करेंगे हम अन्य महत्वपूर्ण तथ्यों के बारे में। तो दोस्तों ये जितने भी तथ्य हमारे आएंगे ये सिंधु घाटी सभ्यता से रिलेटेड ही यहाँ पे देखने को मिलेंगे। यानी कि सिंधु सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता, सेंधो सभ्यता या फिर कांस्यगिन सभ्यता के नाम से भी जाना जाता है। सबसे बड़ी बात यह है दोस्तों, ये क्वेश्चन इससे पहले भी एसएससी में बहुत बार देखने को मिला है। एनटीपीसी में भी ये क्वेश्चन देखने को मिला है। निम्न में से जो हड़प्पा सभ्यता है उसके अन्य नाम या फिर अन्य उनको किन नामों से जाना जाता है? तो दोस्तों सिंधु घाटी सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता, सेंधो सभ्यता व कांस्यगिन सभ्यता के नाम से भी जाना जाता है। वहीं अगर बात करें सिंधु सभ्यता की लिपि भाव चित्रात्मक थी, जो दाएं से बाईं ओर लिखी जाती थी और अभी तक पढ़ी नहीं जा सकी है।
कहने का मतलब ये है जो सिंधु घाटी सभ्यता थी, अगर उसकी लिपि की बात करें तो दोस्तों ये क्वेश्चन पूछा जाता है। भावचित्रात्मक उसकी लिपि थी जो दाएं से बाईं ओर लिखी जाती थी, लेकिन अभी तक भी उसको पढ़े जाने के साक्ष्य हमें देखने को नहीं मिले हैं। फिर वहीं अगर बात करें तो सैंधववासी विश्व में कपास के प्रथम उत्पादक थे। तो दोस्तों जो सिंधु घाटी में रहने वाले जो वहाँ पर सैंधववासी थे, जो सिंधु घाटी में रहते थे, उनके द्वारा सबसे पहले कपास को उत्पादन करने का श्रेय भी उन्हीं को जाता है। इसलिए यूनानियों ने कपास का नाम सिंडोन रखा था। अगर बात करें दोस्तों सिंडोन का अर्थ, अगर इसके शाब्दिक अर्थ की बात करें तो सैंधववासी की उपज इसको कहा जाता है। सिंधु घाटी सभ्यता के लोग कृषि भी करते थे, पशुपालन भी करते थे, परंतु उनका जो मुख्य व्यवसाय था वो व्यापार था। अगर बात करें सिंधु घाटी के लोग मापतोल से भी परिचित थे और सिंधु घाटी के लोग लोहे से परिचित नहीं थे। ये क्वेश्चन साफ तरीके से पूछ लिया जाता है कि जो सिंधु घाटी सभ्यता के लोग थे वो किस धातु से परिचित नहीं थे, तो दोस्तों ऑप्शन में लोहा ही रहता है, तो लोहे से वो परिचित नहीं थे। अगर बात करें हड़प्पा में मिट्टी के बर्तनों में सामान्यतः लाल रंग का प्रयोग होता था, यानी कि जो हड़प्पा के मिले हुए जो मिट्टी के बर्तन थे तो उन बर्तनों में सामान्यतः लाल रंग का भी प्रयोग देखने को मिलता है। फिर अगर बात करें हड़प्पा सभ्यता के मोहरों में बहुत से जानवरों के चित्र मिले हैं पर शेर के चित्र नहीं मिले हैं। दोस्तों दो चीज़ों का देखना, धातु में लोहे का प्रयोग देखने को नहीं मिला है, और अगर जानवरों में कहेंगे तो मोहरों में बहुत से जानवरों के चित्र देखने को मिले, लेकिन शेर के चित्र देखने के प्रमाण वहाँ पर देखने को नहीं मिलते हैं। अगर फिर बात करें हड़प्पा सभ्यता की मोहरों में सेलखड़ी का इस्तेमाल मुख्य रूप से किया जाता था, यानी कि दोस्तों जो हड़प्पा सभ्यता थी अगर वहाँ पर जो मोहर बनते थे तो उन मोहरों पर सेलखड़ी का इस्तेमाल मुख्य रूप से भी देखने को मिलता था। तो दोस्तों ये हमारा आज सिंधु घाटी सभ्यता या फिर हड़प्पा सभ्यता से भी जितने रिलेटेड या फिर जितने महत्वपूर्ण फैक्ट और जितने महत्वपूर्ण क्वेश्चन बनते थे, हमने उन सभी क्वेश्चनों के बारे में, सभी चीज़ों के बारे में बात करी। आप लोगों ने यदि अगर ये सीरीज़ देख लिया है तो एक बार आप लोग ऑप्शनल ज़रूर चेक करें, और ऑप्शनल में जाकर एक बार आप लोग ज़रूर प्रयास करें कि आपसे कितने क्वेश्चन अब इसमें से सही हो रहे हैं। यदि अगर आप लोगों को ये सीरीज़ पसंद आता है, यदि अगर आप लोगों को लगता है कि इसमें आप लोगों के लिए हमें एक एमसीक्यू सीरीज़ भी अगर लाना चाहिए तो आप लोग कमेंट ज़रूर करें, हम लोग इसमें एमसीक्यू सीरीज़ भी लाने का प्रयास करेंगे। साथ ही अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आ रहा हो तो आप लोग चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ वीडियो को ज़रूर शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें। धन्यवाद।